हेलो गाइस, वेलकम टू सुनो यूपीएससी आंसर्स। हम देख रहे थे 2024 की हमारी टॉपर शक्ति दुबे जी की GS2 की कॉपी, और इस कॉपी के क्वेश्चंस की रीडिंग हमने की है सेवरल पार्ट्स में, जिसमें हमने अभी तक 5 पार्ट्स टोटल कंप्लीट किए हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक रीड किया था। आज हम लोग 6 पार्ट कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का, और इसमें हम लोग पूरे 20 तक क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोगों को शुरू करना होगा फिर क्वेश्चन नंबर 18 से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी, इंडियन कोर्ट्स हैव सिग्निफिकेंटली फ्यूअर वुमेन एज कम्पेयर टू मैन। डिस्कस। कई सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद वुमेन को जुडिशरी में बेनिफिट्स हैं, फिर भी देयर इज़ फ्यूअर वुमेन्स एज़ कम्पेयर टू मैन। ऐसा क्यों है, ये डिस्कस करना है। ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू ब्रिज द जेंडर गैप। इसको ब्रिज भी करना है इस जेंडर गैप को। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है, कैसा इंट्रो है। द जेंडर गैप इन जुडिशरी केम टू द स्पॉटलाइट when SC Women Lawyer Association has filed a plea in Supreme Court to bridge the gender gap by increasing women in judiciary। तो जेंडर गैप को कैसे इंट्रो किया है इन्होंने, एक बता दिया है इवेंट, ये एक न्यूज़ जिसकी वजह से हाईलाइट हुआ था कि जेंडर गैप क्यों है, इससे हम लोगों ने इसको इंट्रो किया है। ठीक, आगे करंट स्टेटस ऑफ वुमेन, क्या है स्टेटस अभी वुमेन का, क्यों है ये जेंडर गैप, इसके लिए कुछ डेटा प्रोवाइड किया है। आफ्टर 75 years of independence till date only 8 female judges have been appointed to सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आज तक सिर्फ 8 फीमेल जज ही अपॉइंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर जस्टिस फातिमा बीवी वॉज फर्स्ट वुमेन जज टू सुप्रीम कोर्ट इन 1989। फर्स्ट वुमेन जज थी 1989 में। आफ्टर दैट ओनली 7 जजेस हैव बीन अपॉइंटेड। पहले ये 7, ये टोटल ये है 8 फीमेल जजेस। करंटली ओनली 1 फीमेल जज इज़ प्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट। अभी प्रेजेंट में 1 फीमेल है सिर्फ। टिल डेट नो फीमेल हैज़ हेल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी तक एक भी CJI नहीं हुई है फीमेल। BV नगराथना इज सेट टू बी फर्स्ट फीमेल CJI 2027। ये एक्सपेक्टेड है कि ये बनेगी हमारी फीमेल CJI फर्स्ट। अगला 25 हाई कोर्ट्स और लगभग 1000 जजेस हैं, लेकिन वुमेन कितनी है, सिर्फ 81 है जो जजेस हैं इन 25 हाई कोर्ट्स में भी। फिर है 48% ऑफ पॉपुलेशन इज़ फॉर्म्ड बाय वुमेन एंड ओनली 23% आर रिप्रेजेंटेड इन जुडिशरी। इतनी वुमेन पॉपुलेशन होने के बावजूद सिर्फ 23 ही हैं वुमेन, 23%। और फिर 17 लाख लॉयर एंड ओनली 15% आर वुमेन। 17 लाख लॉयर्स हैं टोटल और उसमें वुमेन कितनी है, सिर्फ 15%। तो ये हमने कुछ डेटा दिया है, डेटा जो जस्टिफाई करता है कि हाँ वहाँ पर जेंडर गैप है। ठीक है, चलिए इस डेटा के बाद आगे क्या है, नीड फॉर ब्रिजिंग जेंडर गैप। जेंडर गैप है, ये प्रूव हो गया। ब्रिज कैसे होगा, डिक्रीज़ करना होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, कि हाँ भैया वुमेन अच्छी लॉयर नहीं हो सकती, अच्छी जजेस नहीं होती, ये स्टीरियोटाइप बंद करना होगा। वुमेन को एम्पावर करना होगा कि फिर और आगे वुमेन आए और लॉ में जाएं। फिर फुलफिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, दैट इज़ SDG 5। SDG 5 इज़ अगेन अबाउट द इक्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द जेंडर गैप। ठीक है, तो आगे और फिर क्या है, इंक्रीज्ड वुमेन पॉपुलेशन कैन लीड टू इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। अगर ज़्यादा वुमेन पॉपुलेशन वर्कफोर्स में आएंगी तो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी इस बात के लिए कि ज़्यादा वुमेन को भी लॉ में आना है। इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ जेंडर बेस्ड क्राइम, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज। क्या होगा इन चीज़ों से, वुमेन अगर सेफ़ हो जाएंगी, जेंडर बेस्ड क्राइम हो जाएगा और नोटिस होगा, स्ट्रिंजेंट लॉज बनेंगे और वुमेन की सेफ्टी इशू पे ध्यान दिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये भी इनडायरेक्टली हमको अलाउ ही करता है कि ज़्यादा वुमेन इस जगह पर आए, लॉ में आए। जनरलाइज पॉइंट हैं ये, एकदम जनरलाइज। कॉज ऑफ जेंडर गैप, क्या और कॉजेज़ हैं, देखिए फैमिली इश्यूज़, पेट्रियार्कल सोसाइटी, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ कोर्ट रूम, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी। ये सारे इश्यूज़ तो हैं ही हैं कि फैमिली इशू है, पेट्रियार्कल इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी नहीं है, जैसे कि रेस्ट रूम नहीं है और क्रैश फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। अगर कोई नवजात शिशु है तो माँ उनकी टेक केयर कैसे करेंगी अपने बेबी की। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वुमेन नहीं आ पाती हैं आगे और वो घर पे ही रह जाती हैं। फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्रिएट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर वुमेन,
प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लॉ कॉलेजेस टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन। रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्व किया जा सकता है सीट्स को। As India is planning to become a developed nation by 100th Independence Day, that is 2047, there is a lot to work on. One such important aspect is bridging gender gap. ठीक है, तो जेंडर गैप के लिए एक बढ़िया सा यहाँ पे कंक्लूड कर दिया गया है कि भले ही हम डेवलप होने चले हैं पर जेंडर गैप एक इशू है। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को देखा। इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आराम से फिर से देखिए, समझिए। जेंडर गैप कैसे आया न्यूज़ में, स्पॉटलाइट क्या था, अगर है जेंडर गैप तो कैसे मानेंगे, ये डेटा से प्रूव हो गया कि हाँ जेंडर गैप है। इस डेटा को आप लोग भी याद कर लीजिए। फिर नीड है ब्रिज करने की, तो नीड के लिए कुछ पॉइंट्स दे दिए और कुछ एक्स्ट्रा कॉजेज़ भी लिख दिए, जैसे कि फैमिली इशू, पैट्रियार्कल इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी, और लास्ट में यही चीज़ें वे फॉरवर्ड में कह दी जो प्रॉब्लम्स ने बताई थी कि प्रॉब्लम में सीट नहीं है तो रिजर्व कर दो, कंडूसिव इन्वायरमेंट कर दो। ठीक है, और एक बढ़िया सा कंक्लूजन, सिंपल था, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बस इसको समझना है, याद कर लीजिए और आप भी ऐसा आंसर लिख सकते हैं और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Elaborate on the fundamental aspects in which the Indian Constitution differed from its contemporaries despite being a post-colonial document. Indian Constitution differ करता है from other constitutions of the world. उसके जो भी कंटेम्प्रेरीज थे उन सब से डिफ़र करता है। कैसे डिफ़र करता है ये बताना है, चलिए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, though it has borrowed provisions from almost every constitution of the world, yet it has retained its own unique feature. तो कह रहा है कि हाँ इसने कई कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट्स को बोरो किया है बट फिर भी इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हैं वो आस्पेक्ट्स देखते हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर ईदर कंसाइजली रिटन और अनरिटन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन या तो कंसाइजली रिटन होते हैं या फिर अनरिटन होते हैं, जैसा ब्रिटेन में अनरिटन है और अमेरिका में कंसाइजली रिटन है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोस्ट इलेबोरेट एंड डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, एक ये डिफरेंस हो गया। और इट इज़ नीदर स्ट्रिक्टली रिजिड, अमेरिका में रिजिड है, और नॉर एंटायरली फ्लेक्सिबल, एग्जाम्पल ब्रिटिश में फ्लेक्सिबल है। तो ना ये अपना नीदर स्ट्रिक्टली रिजिड है नॉर एंटायरली फ्लेक्सिबल है, रादर हैज़ रिटेन्ड अ प्रॉपर मिक्स ऑफ बोथ द प्रोविजन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीच का है, ना रिजिड ना फ्लेक्सिबल। फिर क्वाजी फेडरल नेचर भी है, नीदर फेडरल लाइक अमेरिकन नॉर यूनिटरी लाइक ब्रिटिश की तरह यूनिटरी नहीं है, सॉरी ब्रिटिश की तरह यूनिटरी नहीं है, अमेरिकन की तरह फेडरल नहीं है, रादर हैज़ क्रिएटेड अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, एक क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक, फिर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, इंटीग्रेटेड येट इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, नो स्टेट रिलीजन बट इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ये सेक्युलरिज्म से इंडिपेंडेंट होना ये भी एक यूनिक फीचर है। ठीक है, और फिर क्या है, बोरोड फीचर फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव GOI एक्ट से लिया है 1935 से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और फिलोसॉफिकल बेसिस ये अमेरिकन से लिया है। इस तरह से ये बोरोड है। दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट बीइंग अ डिपॉजिटरी ऑफ बेस्ट प्रोविज़न, कई जगह से हाँ बोरोड तो है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज़ क्रिएटेड अ यूनिक डॉक्यूमेंट्स इन इट्स ओन कैपेसिटी। फिर भी ये यूनिक है। यूनिक कैसे है इस बात को अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जिन लोगों को आज नहीं पता है वो थोड़ा सा याद भी कर लीजिए। जैसे कि बात की जाए अगर अमेरिकन की और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने अभी देखा ब्रिटिश अनरिटेन होता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होता है। ये रिटेन है इसलिए ये रिजिड भी है, और ये अपना ब्रिटिश का ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इंडिया में हमने क्या देखा, ये लेंथीएस्ट रिटेन था यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, बट इंडिया का मिक्सचर ऑफ बोथ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या था, फेडरल नेचर है अपना अमेरिका में, और यहाँ पे क्या है, यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर है का मतलब पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो कुछ भी लॉ बना सकती है, स्टेट के ऊपर अपने लॉज इम्पोज भी कर सकती है। लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ सारी स्टेट्स मिलके एक साथ आई हैं और हर स्टेट के पास इंडिपेंडेंट पावर है। यहाँ पर स्टेट
ही है, जो यूनियन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसको फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इंडिया में क्या है, इसका भी मिक्स्ड है। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स के पास भी पावर है और यूनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। अपने यहाँ यूनियन के पास भी पावर है। तो हमने ये सारे पॉइंट्स देखे, डिफरेंस समझे आगे। और फिर क्या है, 10 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट बीइंग अ डिपोजिटरी ऑफ बेस्ट, अच्छा ये लाइन हो चुकी है। एज अ रिजल्ट वी कैन सी इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज़ स्टिल रिलेवेंट एंड हैज़ प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ओइंग इट्स अडेप्टिंग, हैंस इज ऑल्सो नोन एज living document. In 75 years it has seen 105 amendment which makes it relevant till date, ठीक है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अभी तक इसमें 105 अमेंडमेंट देखा गया है। ये हमारी 2022 की कॉपी है, इसलिए ये पुराना डेटा है, ओके। फिर विच मेक्स इट रेलिवेंट टिल डेट, ठीक, ये रीज़न है कि ये आज भी रिलेवेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट अभी पढ़ा है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, सेपरेशन ऑफ पावर। ये जब हम लोग कर रहे थे पार्ट 3, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 रीड किया था, वो भी था सेपरेशन ऑफ पावर का। वहाँ मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे कि जहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस आएगा। 4 आर्टिकल्स थे। वो क्या आर्टिकल्स थे, अगर आपको याद है तो उसे कमेंट में लिखिए, अगर याद नहीं है तो पार्ट 3 भी चेकआउट कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि पुरानी चीज़ों का फ़ायदा भी कैसे उठाना हो, कैसे आंसर राइटिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, इसको भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस दो कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव स्टेट इज़ फ्रॉट विद सेवरल चैलेंजेस, डिस्कस इन लाइट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडियाज़ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस एक इफेक्टिव स्टेट है, लेकिन इसमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं। क्या कहा है इसके लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, इन चैलेंजेस वगैरह के लिए और वर्किंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ट्रिब्यूनल्स आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिस्चार्जिंग जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल फंक्शन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ केसेस ऑन जुडिशरी अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट रिजोल्यूशन इन टेक्निकल इशूज़। क्या है, ट्रिब्यूनल्स आर ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या करती हैं, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल फंक्शन करती हैं और रिड्यूस करती हैं जुडिशरी के फंक्शन को, अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट रिजोल्यूशन भी देती हैं टेक्निकल इश्यूज़ में, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या है समझा, ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, तो फिर ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, विच एडेड पार्ट 14A टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 14A 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है, इसने ट्रिब्यूनल्स के लिए बात की है। और क्या है, आर्टिकल्स ऐड किए हैं 323A 323B। क्या कहता है 323A, ट्रिब्यूनल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, और ये है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर पर्पस, ठीक। दो ट्रिब्यूनल्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट इट हैज़ बीन प्लेग्ड बाय सेवरल इशूज़। हाँ, डिस्प्यूट एडजुडिकेशन में मदद तो करता है ट्रिब्यूनल्स, लेकिन कुछ इशूज़ हैं। क्या है, देखिए, लॉ कमीशन इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट हैज़ एनालाइज्ड द वर्किंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया एंड हैज़ हाईलाइटेड द फॉलोइंग इशूज़। क्या इशूज़ हैं, देखिए। अपॉइंटमेंट, ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट में क्या इशू है, मेड बाय एग्जीक्यूटिव है जो अपॉइंटमेंट करते हैं, ना कि ट्रिब्यूनल्स की अपनी कोई खुद की बॉडी है। दिस मेक्स ट्रिब्यूनल्स सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव है, इसलिए वो गवर्नमेंट के अधीन हो जाता है। इम्पैक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल, इस वजह से क्या होता है, इंडिपेंडेंस में इफेक्ट आता है। फिर रिकमेंडेड कॉलेजियम बेस्ड अपॉइंटमेंट्स टू बी मेड टू ट्रिब्यूनल्स टू इंश्योर इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी। क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए, कॉलेजियम बेस्ड अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस में है। फिर डिस्पोजल ऑफ केसेस, दो रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस इज स्ट्राइकिंगली हाई एट 94%, बहुत हाई रेट है डिस्पोजल ऑफ केसेस का ट्रिब्यूनल्स में, येट देयर आर ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस विच नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ, इसके बावजूद आज भी पेंडेंसी बनी हुई है। फिर ह्यूज वैकेंसीज एंड डिलेड अपॉइंटमेंट्स, वैकेंसीज भी बहुत हैं और जो वैकेंसीज हैं उन्हें फिलफिल करने के लिए जो अपॉइंटमेंट भी होती है ट्रिब्यूनल्स में वो भी डिले होती है। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट अपॉइंटमेंट प्रोसेस 6 months बिफोर शेड्यूल्ड वैकेंसी। क्या है, कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 6 month पहले से ही प्रोसेस शुरू हो जाए जब भी अपॉइंटमेंट फिल करनी हो वैकेंसीज की, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी हैं, ये भी एक देखिए जनरलाइज पॉइंट ना दिया। फिर लास्ट में क्या कहा है इन्होंने, दस लुकिंग एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन जुडिशरी ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस ट्रिब्यूनल्स कैन प्ले अ ग्रेट रोल। ट्रिब्यूनल से ग्रेट रोल तो प्ले करता ही है, क्यों? क्योंकि बैकलॉग है केसेस में। इन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस अलॉन्ग विद क्वालिटी जस्टिस एंड इनहेंस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस, दस गवर्नमेंट नीड्स टू स्ट्रेंथन दैम। बता दिया कि कितना काम का है हमारा ट्रिब्यूनल्स और इसलिए क्या करना है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है, इस बात से कंक्लूड कर दिया। ठीक है, फटाफट इसका स्ट्रक्चर एक नज़र डाल लो। क्या कहा है यहाँ पर, बता दिया गया है कि ट्रिब्यूनल्स कितनी काम की हैं, फिर वो कैसे आई हैं एग्जिस्टेंस में, ठीक है, और फिर क्या है उसके लिए कुछ अगर इश्यूज़ हैं तो क्या है, ये अपॉइंटमेंट इश्यूज़ वगैरह बता दिए, डिस्पोजल ऑफ केसेस बता दिया, वैकेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर इशू बता दिया, और इन्हीं को हम लोगों ने कंक्लूजन में कह दिया कि इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ख़त्म। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने 20 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए और हमने इनकी पूरी GS2 की कॉपी आज हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे एक नई कॉपी के साथ। अगर आपने ये सारे पार्ट्स देखे हैं और आपको एक आइडिया लगा हो कि GS2 की कॉपी कैसे लिखी जाती है और आपको किसी भी तरीके से काम आया हो, तो इसे शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, और हमारे अगले कॉपी के लिए देखने के लिए वीडियो को वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।